नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, बीएससी एग्रीकल्चर के जो ऑल सेमेस्टर है उनके सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है जो फ्री ऑफ चार्ज है, आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज यूट्यूब पे उपलब्ध करवाएगा। जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, इस थर्ड सेमेस्टर की प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर क्लासेज आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें तो सेमेस्टर की फ्री नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको है जो इस सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सबको मिल जाएंगे। तो आज ही है जो अपना बिना समय गवाए आज तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ जाए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाए। अपन ने पिछली क्लास में प्लांट बिल्डिंग की अगर अपन बात करें तो अपन ने उसमें पिछली क्लास में उसकी परिभाषा के बारे में देखा था, उसके अवधारणा के बारे में देखा, कॉन्सेप्ट देखा था। उसके अलावा है जो इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है अपन ने उसके बारे में बात की थी, प्लांट बिल्डिंग के बारे में। और आज अपन है जो सेकंड लेक्चर होगा प्लांट बिल्डिंग और वो होगा उनका है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट बिल्डिंग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। प्लांट बिल्डिंग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन। किसका पढ़ेंगे? प्लांट बिल्डिंग है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं कि प्लांट बिल्डिंग कब विकसित हुई, कब नहीं हुई, उनके बारे में है जो आज अपन पढ़ेंगे। प्लांट बिल्डिंग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिल्डिंग। प्लांट बिल्डिंग के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। प्लांट बिल्डिंग के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो जब भी अपन प्लांट बिल्डिंग के इतिहास की बात करते हैं तो उसको है 4 भागों में बांटा जाता है। प्लांट बिल्डिंग इतिहास को अपन कितने भागों में बांटते हैं? अपने अध्ययन को और भी सरलता से बनाने के लिए अपन ने प्लांट बिल्डिंग के इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहले आएगा पूर्व मेंडेलियन काल, पूर्व मेंडेलियन काल। दूसरा भाग आएगा मेंडेलियन काल, मेंडेलियन काल। और अगर अपन तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग आएगा पच मेंडेलियन काल, पच मेंडेलियन काल। पूर्व मेंडेलियन काल, मेंडेलियन काल, पच मेंडेलियन काल और चौथा आएगा वो आएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल। इन 4 कालों में अपन है जो अलग अलग भागों में बांटकर अपन ने समय को, प्लांट बिल्डिंग हिस्ट्री के समय को अलग अलग भागों में बांटकर अपन इसके अध्ययन करेंगे। अगर अपन बात करें पूर्व मेंडेलियन काल की तो ये 1900 से पहले का है समय है। क्या? 1900 से पूर्व के समय। 1900 से पूर्व में जितने भी प्लांट बिल्डिंग से संबंधित खोजें हुई, जितने भी प्लांट बिल्डिंग से संबंधित कोई भी कार्य किया गया वो सब आएगा, वो आएगा पूर्व मेंडेलियन काल में। उसके बाद में अपन मेंडेलियन काल की बात करें तो मेंडेलियन काल आता है 1900 से 1921 का। कौन सा आता है? मेंडेलियन काल की अगर अपन बात करें तो मेंडेलियन काल आता है 1900 से 1920 का, 1920 तक। 1900 से 1920 तक की जितनी भी खोजें हुई है, जितनी भी अपन को नए रिसोर्स प्राप्त हुए हैं प्लांट बिल्डिंग से संबंधित, वो सब आएंगे मेंडेलियन काल में। उसके बाद में है पच मेंडेलियन काल। पच मेंडेलियन काल की बात करें तो ये 1921 से 1950 तक का समय है। कब तक का? 1921 से 1950 तक का। 1921 से 1950 तक का समय जो है वो आएगा पच मेंडेलियन काल में। और 1950 से आज दिन तक का, 1950 से अब तक 2024 तक जो भी खोजे हुई है प्लांट बिल्डिंग के अंदर, जो भी रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं अपन को, जो भी कोई अपन को देखने नई चीज सीखने को मिली है, कोई वैज्ञानिकों ने किसी का आविष्कार किया है, तो उनको अपन पढ़ेंगे आधुनिक काल में। तो इस प्रकार से अपन है जो प्लांट बिल्डिंग के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, 4 समय में पढ़ेंगे। पूर्व मेंडेलियन काल, मेंडेलियन काल, पच मेंडेलियन काल और आधुनिक काल। पूर्व मेंडेलियन काल 1900 से पूर्व का समय है। 1900 से पूर्व में जितने भी खोजें हुई वो पूर्व मेंडेलियन काल में आएगी। मेंडेलियन काल में आएगी वो आएगी 1900 से 1920 तक का समय।
पच मेंडेलियन काल में आएगा 1921 से 1950 तक का समय, और आधुनिक काल में आएगा 1950 से अब तक जितनी भी खोजें हुई है उसके अंदर कोई भी नया रिसोर्स अपन को प्राप्त हुआ है वो सब आएंगे अब आधुनिक समय में। तो अपन है, अगर आप पहले देखें पूर्व मेंडेलियन काल को, किसको देखें, पूर्व मेंडेलियन काल की बात करें 1900 से पूर्व समय पहले बात करें कि इस जो क्या क्या प्लांट बिल्डिंग के अंदर है अपन को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, उसका क्या क्या विकास हुआ। तो बात करें मिलिंगटन ने 1676 की 1900, अगर अपन 1676 की बात करें, 1676 की बात करें तो उस समय एक मिलिंगटन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि परागकोश पौधे के नर जनन अंग होते हैं। मिलिंगटन ने बताया कि जो परागकोश होते हैं वो पौधे के नर जननांग होते हैं। कौन से होते हैं? नर जननांग होते हैं। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो 1676 में मिलिंगटन ने बताया था। उसके बाद में आते हैं 1694 1994। क्या आता है? 1694 1994 आता है। 1994 की अगर अपन बात करें तो यहाँ एक कैमेरियस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि पादपों में भी जानवरों की भांति जननांग होते हैं। 1694 के अंदर में कैमेरिस नामक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो पौधे होते हैं, पौधों में भी है जो जंतुओं की भांति नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, उनमें भी जननांग पाए जाते हैं। ये बताया था कैमेरियस ने। और 1676 में मिलिंगटन ने बताया कि जो पुंकेसर परागकोश होते हैं वो पौधे के नर जननांग होते हैं। उसके बाद में बात करें 1717 की, कब की बात करें अपन? 1717 की बात करें तो फेयरचाइल्ड नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम पादप संकर उत्पन्न किया। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कृत्रिम पादप संकर उत्पन्न, आर्टिफिशियल पादप संकर की बात करें, कृत्रिम पादप संकर की बात करें अपन, आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड की बात करें तो वो सर्वप्रथम है 1717 के अंदर फेयरचाइल्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये पादप संकर बंध्य था, इसलिए इसे फेयरचाइल्ड का खच्चर भी कहा जाता है। जो संकर पादप बनाया था फेयरचाइल्ड ने 1717 के अंदर वो बंध्य था, वो जनन योग्य नहीं था, इसलिए उनको है फेयरचाइल्ड का खच्चर भी के नाम से भी जाना जाता है। जो खच्चर होता है वो भी बंध्य होता है, उनमें भी जनन की क्रियाएं नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार जो फेयरचाइल्ड ने सर्वप्रथम कृत्रिम पादप संकर बनाया था वो भी बंध्य था। उसके बाद में आगे अपन बात करें कि और क्या क्या विकास हुए 1717 से आगे की अगर बात करें तो 1760 से 1766 के बीच में एक जोसेफ कोलेटर नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने तंबाकू पर संकरण के प्रयोग किए। 1760 से 1766 तक जोसेफ कोल्चर नामक वैज्ञानिक आए थे और जोसेफ कोल्चर ने है जो तंबाकू के संकलन पर है जो लगातार 6 साल तक कार्य किया था। उसके बाद में अपना समय आता है मेंडेलियन काल, 1900 से 1920 तक का समय। कौन सा आता है? 1900 से 1920 का समय आता है मेंडेलियन काल। अगर अपन पच मेंडेलियन की बात, पूर्व मेंडेलियन की बात करें तो अपन को इसमें 4 चीजें याद रखनी। एक तो मिलिंगटन को याद रखना है कि जिन्होंने बताया कि सर्वप्रथम परागकोश होते हैं जो पादप के नर भाग होते हैं। उसके बाद में अपन को कैमेरियस को याद रखना है। कैमेरियस ने बताया कि जिस प्रकार जंतुओं में जननांग होते हैं उसी प्रकार पादपों में भी जननांग होते हैं। उसके बाद फेयरचाइल्ड आया था। फेयरचाइल्ड ने बताया सर्वप्रथम है जो आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड बनाया जो बंध्य प्रकृति का था, जननक्षम नहीं था, इसलिए उसको फेयरचाइल्ड का खच्चर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आए थे जोसेफ कोलेटर। इन्होंने 1760 से 1766 तक है तंबाकू के संकलन पर लगातार प्रयोग किए। अब अपन बात करते हैं मेंडेलियन काल की। अगर अपन मेंडेलियन काल की बात करें कि मेंडेलियन काल में क्या क्या हुआ था, तो मेंडेलियन काल की बात करें तो मेंडल के पहले तो बात करते हैं अपन ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिनको है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इनकी खोज, इनके जो नियम थे, इनके नियमों की पुनरावृत्ति की या पुनः खोज की थी एरिक वॉन शेरमॉक, पॉल कोडेंस और ह्यूगो डू ब्रीज ने की थी। जो मेंडल ने कार्य किए थे, मेंडल ने जो नियम खोजे थे, उन नियमों का पुनः खोज है वो किसने की थी? एरिक वॉन शेरमैक, पॉल कोडेंस और ह्यूगो डू ब्रीज ने 1900 में किए थे। उसके बाद में बात करें तो मेंडल के 2 मुख्य सिद्धांतों का पता चला था 1900 के समय। 1900 में जब एरिक वॉन शेरमैक, ह्यूगो डू ब्रीज और कोरेंस ने जब प्लांट पर
खोजें की और उनके आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पता चला, मेंडल के पूर्ण आनुवंशिक नियमों की खोज हुई, तो उन्होंने दो मुख्य सिद्धांतों का पता लगाया था। पहला पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सर्जनेशन, और दूसरा है स्वतंत्र अपीवरण का नियम। पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीवरण के नियम के बारे में पता चला। पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीवरण का नियम क्या होता है तो अपन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे प्लांट बिल्डिंग तो उसमें सब आ जाएगा। आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है कि क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने कभी सुना ही नहीं होगा, तो ये मैं है तो आपको बाद में बता दूंगा जब अपन इसे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था 1902 में। 1902 में ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। म्यूटेशनवाद सिद्धांत है जो प्रदर्शित किया था। अगर अपन बात करें 1905 की, किसकी बात करें 1905 की बात करें तो 1905 में बेटसन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीट मटर में सरलघनता की खोज की थी। किसने 1905 की अगर अपन बात करें तो बेटसन व पुनेट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सरलघनता की खोज की थी मीठे मटर में। सरलघनता की खोज की, लिंकेज की खोज की। किसकी खोज की? इन्होंने लिंकेज गुणसूत्र की खोज की, सरलघन गुणसूत्र की खोज की। वो किसमें की थी? मीठी मटर में की थी। मीठी मटर में सरलघनता की खोज की थी। उसके बाद में बात करें 1900 और 1905 की तो 1900 में जीएच सल और 1905 में ईस्ट ने मक्का में अंत प्रजनन करवाया ताकि संकर ओज की संभावना का पता लगा जा सके। 1900 में सर्क ने और 1905 में ईस्ट ने ये जो मक्का में अंत प्रजनन करवाया, इन हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, अंत प्रजनन करवाया, जिससे किसका पता लगा सके? संकर ओज का पता लगा सके। 1914 में जीएच सल ने संकर ओज के बारे में हेटेरोसिस शब्द का सुझाव दिया। हेटेरोसिस शब्द है जो हेटेरोसिस शब्द की बात करें अपन, हेटेरोसिस शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम 1914 के अंदर जीएच सल ने किया था। उसके बाद में 1901 में नील्सन हेल ने गेहूं जो वह जैव में सुधार के उद्देश्य से शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को अपनाया। जो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है, शुद्ध वंशक्रम चयन है, उसको है सर्वप्रथम नील्सन हेल ने 1901 में अपनाया। बात करें शुद्ध वंशक्रम वर्ण क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम चयन क्या होता है, तो अपना एक अलग से चैप्टर है चयन के प्रणालियां, उसमें अपन पढ़ लेंगे शुद्ध वंशक्रम चयन को। इसको सर्वप्रथम है 1901 में नील्सन हेल ने प्रारंभ किया था। उसके बाद में आता है मेंडेलियन काल। मेंडेलियन काल आता है 1921 से 1950 तक। पच मेंडेलियन काल आता है। कौन सा आता है? 1921 से 1950 तक आता है पच मेंडेलियन काल। पच मेंडेलियन काल। अगर अपन बात करें 1921 से 1950 के बीच में कौन कौन सी खोजें हुई पच मेंडेलियन काल में, उनकी अगर अपन बात करें तो 1934 में डस्टिन नामक वैज्ञानिक ने कोल्चिसिन रसायन की खोज की थी। 1934 में 1934 में डस्टिन नामक वैज्ञानिक थे और डस्टिन नामक वैज्ञानिक ने कोल्चिसिन की खोज की। किसकी की? कोल्चिसिन की खोज की थी। उसके बाद में बात करें तो इन्होंने गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी करने के लिए कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग किया था। एरी तथा नोबेल नामक वैज्ञानिक ने, एवेरी तथा नोबेल नामक वैज्ञानिकों ने गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किसका प्रयोग किया था? कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग किया था। 1927 में ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया। अगर अपन बात करें मूलर की बात करें तो मूलर ने 1927 में उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए म्यूटेशन की खोज करने के लिए जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला में एक्स किरणों का खोज किया था, एक्स किरणों के लिए प्रयोग किया था म्यूटेशन की खोज करने के लिए। म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी कोशिका में होने वाले अचानक या अवांछित परिवर्तन होते हैं, वो म्यूटेशन कहलाते हैं, जो बाद में स्थायी हो जाते हैं। उसकी खोज करने के लिए मूलर ने सर्वप्रथम 1927 में ड्रोसोफिला पर एक्स किरणों का प्रयोग किया था। 1928 की अगर अपन बात करें 1928 की तो 1928 में स्टेल्डर नामक वैज्ञानिक ने जो में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया। 1928 में जब 1927 में मूलर ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था तो 1928 में एक साल बाद स्टेल्डर नामक वैज्ञानिक ने
स्टेलडर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में जौ में उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए, जौ में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया। 1916 से 1925 के बीच में वेविलो नामक वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक थे वेविलो, उन्होंने पादप पूर्व स्थापन विधि का आविष्कार किया तथा विभिन्न फसलों का उत्पत्ति केंद्र के बारे में बताया। विविलो की अगर अपन बात करें तो विविलो ने 1916 से 1925 के बीच में पादप पूर्व स्थापन की खोज की। पादप पूर्व स्थापन क्या होता है? पौधे को एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में ले जाकर लगाने की जो क्रिया होती है, उनमें जो नए गुण उत्पन्न होते हैं वो, और लगाने की जो क्रिया होती है वो पादप पूर्व स्थापन कहलाती है। तो पादप पूर्व स्थापन के बारे में सर्वप्रथम वेविलो ने बताया और इन्होंने ओरिजिन पैलेस के बारे में बताया, उत्पत्ति केंद्रों के बारे में बताया। उत्पत्ति केंद्र क्या होते हैं? किसी भी फसल के वो क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जो जंगली प्रजातियां पाई जाती है उस क्षेत्र को उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। और इन्होंने 8 उत्पत्ति केंद्रों के बारे में बताया था। वो 8 उत्पत्ति केंद्र कौन कौन से हैं उनका अपन चर्चा बाद में कर लेंगे आगे। अब अपन उसके बाद में बात करें तो रोडस नामक वैज्ञानिक ने 1933 में मक्का में सीएमसी की खोज की थी। किसकी? रोडस नामक वैज्ञानिक थे। रोडस ने 1933 में 1933 में मक्का में सीएमसी की खोज की। उसके बाद में आता है आधुनिक काल, यानी 1950 के बाद में प्लांट बिल्डिंग में कौन कौन सी खोजें की गई वो आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल की बात करें तो 1951 में 1951 में पॉइंटर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने फसली पादपों में कीट रोधिता को समझाया था। कीट रोधिता इंसेक्ट रेजिडेंस के बारे में सर्वप्रथम पॉइंटर नामक वैज्ञानिक ने 1951 में समझाया था। उन्होंने बताया कि फसल होती है वो कीट रोधी होती है जिनमें कीटों का प्रकोप कम होता है। जैसे बीटी कपास है तो बीटी कपास में गोल वर्मी होते हैं, जो गोल सुंडी होते हैं, वो उनका प्रकोप कम होता है। उनके बारे में सर्वप्रथम पॉइंटर 1951 में समझाया। 1953 में वालकर ने फसली पादपों में रोग रोधिता को समझाया। प्लांट डिजीज रेजिडेंस के बारे में, प्लांट डिजीज रेजिडेंस के बारे में 1953 में वॉलकर नामक वैज्ञानिक ने समझाया। 1961 की बात करें तो 1961 में नॉर्मन ई बोरलॉग ने नॉरिन 10 जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके उत्तम कई किस्मों का विकास किया, जिससे 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर अपन बात करें नॉर्मन ई बोरलॉग की, नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने 1961 के अंदर नॉरिन 10 नामक जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके बहुत सारी किस्मों का विकास किया। और नॉर्मन ई बोरलॉग को है जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। और इनको है नोबेल पुरस्कार भी मिला गया है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये है अपने मुख्य रूप से अपन ने प्लांट डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो अपने प्लांट बिल्डिंग है, पादप प्रजनन है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से मुख्य रूप से खोजें की गई, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो इनको अपन ने 4 भागों में बांटा, पूर्व मेडेलियन काल, पश्चिम मेडेलियन काल और आधुनिक काल। इस प्रकार से अपन को 4 भागों में बांटकर बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।